बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने चीफ जस्टिस की किरदार कुशी की जो मुहिम जारी थी सोशल मीडिया पे, उसे नाकाम बना दिया है। ना सिर्फ नाकाम बनाया है, बल्कि उन किरदारों की तरफ भी इशारा कर दिया है और सवालात उठा दिए हैं जिनके अमल की वजह से या इकदाम की वजह से बहुत सारे लोगों को पेट में मरोड़ उठ रहे थे। इस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करेंगे जनाब इमरान खान और उनकी जमात पीटीआई की। ये दोनों, इमरान खान और उनकी जो जमात है, ये कुदरत की पकड़ में जैसे नहीं आ गया होता बंदा और जान नहीं छूट रही होती, और दोनों जो हैं, इनका जो मुस्तकबिल है वो मखदूश नज़र आ रहा है। बल्कि मुझे तो ख़तरा पैदा हो गया है कि कहीं इनका जो इंतखाबी निशान है बल्ला, वो इनके हाथ से निकल ना जाए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी तफ़सीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बात करूँगा इलेक्शन के हवाले से। अभी तक अबहम जो है या शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो शकूक व शुबहात जो हैं, जो पैदा किए जा रहे थे, उनके आगे भी बंद बांध दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये एक फैसला जारी किया है कि जब शेड्यूल जारी हो जाए तो फिर हल्का बंदियाँ, वोटर लिस्टें, ये वो जो भी इलेक्शन से मुतल्लिका मामलात हैं, वो अदालतों में चैलेंज नहीं किए जा सकते। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 2 सूबाई हलकों की हल्का बंदियों के हवाले से जो हल्का बंदियाँ थी इलेक्शन कमीशन ने की, उनको कलअदम कर दिया था और दोबारा भेज दिया था जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को। उसके खिलाफ अपील थी और 3 रुकनी बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारक मसूद, सैयद मंसूर अली शाह साहब और अतर मनीला साहब पर मुश्तमिल बेंच ने उनकी समाअत की और उन्होंने ये कहा कि जनाब अपीलें जो मंजूर कर ली और फैसला कलअदम कर दिया, और साथ ही उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, ये करार दे दिया कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों जैसे जो मामलात हैं, ये अदालतों में नहीं लाए जा सकते। इन पे अदालतें कार्रवाई नहीं कर सकती। और जो सरदार तारक मसूद साहब हैं, उन्होंने तो ये भी फरमा दिया कि पता नहीं कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते। ये इलेक्शन डिले करवाने के हथकंडे हैं ना, इस तरह के जो मामला चल रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो खालिस्तान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, उसमें हाई कोर्ट्स कैसे मुदाखलत कर रही हैं। कभी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कोई हुक्म आ जाता है, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कोई हुक्म आ जाता है, कभी पेशावर हाई कोर्ट जो है वो पिटिशनें लेके बैठ जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से फरार के तमाम रास्ते और चोर दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए हैं, और 8 फरवरी को जो इलेक्शन है वो पत्थर पे लकीर है। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं, ये कुदरत की पकड़ में आगे हुए हैं। इनके जितने भी मुकदमात हैं, तमाम जो है वो उनकी समाअत जो है वो जेल में होने जा रही है। अब जो इनकी इद्दत में निकाह वाला मामला है, वो बुशरा बेगम ने बड़ी जनाब चालाकी की कि डेट शीट ले लेंगे, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं बीमार हो गई हूँ, तो मैं पेश नहीं हो सकती। तो जज साहब ने कहा कि ठीक है जनाब, और फिर इमरान खान को भी तलब किया हुआ था। तो उनका जनाब अगर नहीं पेश हो सकती तो फिर मेडिकल दे दें, अगर बीमार हैं तो। बीमारी का तो पता चले ना, क्या बीमारी है। और वकील साहब ने कहा जनाब लाहौर से आना होता है, इस लंबी डेट दे दिया करें। तो अदालत ने कहा भाई यहाँ इस्लामाबाद में मकान ले लें किराए पे, वैसे बनी गाला में भी रह सकते हैं। वो ज़ाहिर है बुशरा बेगम जो है उनका घर है, इमरान खान का घर है बनी गाला में, तो वहाँ से इस्लामाबाद की अदालतों में आना जाना, ये लाहौर में आके बैठे हुए, लाहौर में क्या ऐसा मामला है कि लाहौर में ही रहना है। बाहर हो सकता है कोई जादू टोने का मामला हो, कोई हिसाब किताब हो कि जनाब नहर के करीब रहना है और लाहौर में रहना है, और ऐसे ऐसी हाउसिंग स्कीम में रहना है जो जेड से शुरू होती है, उस्मान पार्क। बहरहाल ये अब उन्होंने कहा जनाब बीबी ठीक है, एक दफ़ा हम आपको इस्तिस्ना दे रहे हैं, दोबारा नहीं मिलना है इस्तिस्ना। और फिर इमरान खान को तलब किया हुआ था, तो इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने पेश नहीं किया। जेल सुपरडेंट ने उनका जनाब इनका सिक्योरिटी का मामला है, जो खुद ही तो कहते होते थे जनाब मेरी जान को खतरा है इसलिए मैं अदालतों में पेश नहीं हो रहा। तो वो एमी बिला वजह मुसीबत से अपने गाल पाई है जनाब। तो फिर अदालत ने ये फैसला किया है कि इनका जो केस है इद्दत वाला, उसका भी जेल में ट्रायल होगा। और फिर इलेक्शन कमीशन की जो तहीन वाला केस है वो पहले ही उसका नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है और वो जेल में उसका ट्रायल हो रहा है। और हाई कोर्ट में ये आए थे
اور 3 رکنی بینچ جو ہے فل بینچ اس نے سماعت کی، عمران خان کی درخواست کی، انہوں نے کہا جناب وہاں فرد جرم عائد ہونے لگی ہے ہمارے خلاف، تو روکیں ذرا جناب معاملہ۔ انہوں نے کہا نہیں، نوٹس کر دیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ ویسے بھی یار جو الیکشن کمیشن ہے نا، آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام انتظامیہ جو ہے وہ اس کے احکامات کی پابند ہے۔ اگر اس نے لکھ کے بھیج دیا نا وزارت داخلہ کو کہ جناب فلاں بندے کا جو جیل میں ٹرائل ہونا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کریں، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہوگا، تو وہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے پابند ہیں اور اس حکم کو اسی طرح ماننے کے پابند ہیں جیسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے احکامات کو مانا جاتا ہے۔ بہرحال وہ بھی معاملہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ، جیسے سائفر والا کیس ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، توہین الیکشن کمیشن والا کیس بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب عدت والا جو کیس ہے اس کا بھی جیل ٹرائل شروع ہونے والا ہے، جیل میں ٹرائل شروع ہونے والا ہے، تو وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور جو دوسری بات میں کر رہا ہوں، کل بھی میں نے اس پہ بھی اطلاق کیا تھا کہ یہ جو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف، اور یہ کہتے ہیں جناب بلے کا نشان دیا جائے اور پھر جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے خلاف درخواستیں ہیں اور اس پہ کارروائی کر رہا ہے الیکشن کمیشن، تو اس کو روکا جائے، تو وہ اس کے لیے انہوں نے جو 19 یعنی آج 19 دسمبر کو اس کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونے والی ہے۔ 2 رکنی بینچ تھا اور اس بینچ نے ایک تو جسٹس شکیل احمد تھے اور دوسرے جسٹس فہیم ولی صاحب پر مشتمل ڈویژن بینچ تھا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے پر حتمی جو ہے وہ فیصلہ نہ سنایا جائے۔ اب الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کیونکہ وہ سنا نہیں سکتے، کارروائی مکمل ہو گئی ہے، سماعت مکمل ہو گئی ہے، انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اور کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر حکم امتناعی جو ہے یہ جاری رہتا ہے پھر تو جو الیکشن کمیشن کا پرانا حکم ہے جو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن جو تھے ان کے ماننے سے انکار کر دیے تھے، اور یہ پھر 20 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے کا، دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیا تھا، اور وہ اب چیلنج ہو چکا ہوا ہے، تو پھر وہ پرانا حکم جو ہے وہ بحال رہے گا، تو پھر انتخابی نشان کیسے ملے گا؟ کیونکہ قانون کے مطابق کم از کم 5 سال میں ایک مرتبہ الیکشن ہونا جو ہے، یعنی 5 سال ہوتے ہیں، 5 سال کے اندر اندر ان کا اپنا آئین بھی جو ہے پی ٹی آئی کا یہی کہتا ہے، جو دستور ہے ان کا کہ 5 سال بعد الیکشن کروانے ہیں، تو وہ بھی قانون یہی ہے جو الیکشن ایکٹ ہے کہ 5 سال میں الیکشن، اور یہ الیکشن انہوں نے کروائے نہیں ہوئے تھے، تو وہ اب انہوں نے دوبارہ کروا کے وہاں جو جمع کروائے ہیں، وہ جو چیلنج ہوا ہے اس کو سماعت ہو رہی ہے، تو وہاں کوئی تکنیکی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ان کے الیکشن کمشنر تھے، چیف الیکشن کمشنر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے لیے پی ٹی آئی نے جو مقرر کیے تھے، ان کا تقرری وادی نظر میں درست نہیں ہے۔ جو ان کا اپنا دستور ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے لیے 6 ہفتوں کی بات کرتا ہے، لیکن انہوں نے وہ جو مدت ہے وہ پوری نہیں کی۔ جب پوچھا الیکشن کمیشن نے کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے جناب آپ نے کہا تھا 20 دن کے اندر اندر الیکشن کروا دیں، تو پھر آپ کا حکم تھا، تو جو طریقہ کار ہے اس کو فالو نہیں کر سکے، یہ تسلیم کیا انہوں نے۔ تو پھر جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ کہا کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے یہ پارٹی منشور کی، پارٹی دستور کی بجائے آپ نظریہ ضرورت کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بہرحال اور بھی دیگر کئی سوالات وہاں سامنے آئے، اور ایک بڑی دلچسپ چیز جو سامنے آئی وہ یہ آئی کہ جناب انہوں نے کہا کہ ہمارے 8 لاکھ ووٹر ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، ارکان ہیں، ان کی تعداد 8 لاکھ ہے، ان میں سے 6 لاکھ جو ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور 2 لاکھ جو ہیں وہ تارکین وطن ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں۔ اور جو ان کا وہ ورچوئل جلسہ ہوا تھا اس میں کل تعداد میں نے بتائی تھی، یہ تو اب لاکھوں میں بتا رہے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے اسکرین شاٹ دکھائے تھے آپ کو کہ کتنے لوگ تھے۔ 41,900 کچھ سم تھنگ جو تھے وہ ایکس پہ تھے، 77-78 جو تھے وہ یوٹیوب پہ تھے، اور 7-8 ہزار جو ہیں وہ فیس بک پہ تھے۔ تو بھائی میرے جو کام، چلو پاکستان میں آپ کہہ لیں نیٹ سلو تھا، یا کچھ جگہوں پہ نیٹ بند ہو گیا، فرض کر لیں، لیکن جو 2 لاکھ آپ کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں تو دیکھنا چاہیے تھا نا۔ یہ ایمی ایک ہوا بنا ہوا تھا، یہ بھی جو ان کا جانا متھ جو تھی یہ بھی ٹوٹ گئی ہے۔
ये अफसाना था एक, ये टूट गया है, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे राज कर रही है पीटीआई। अब सोशल मीडिया पे राज भी इनका खत्म हो गया है। और जिस तरह मामला चल रहे हैं, देखें जी आज पेशावर हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है, जो इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन वाला मामला जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है उसके खिलाफ ये गए हुए हैं, और 2 रुकनी बेंच जो है वो उसकी समाअत कर रहा है, नोटिस वगैरह हो गए हुए हैं। तो वहाँ से क्या अच्छी खबर आती है, जो मुझे लगता है जो कानूनी पोजीशन है, मुझे तो वहाँ से भी जो तांगा है कचहरियों खाली आंदा नज़र आ रहा। और फिर इन्होंने जैसे लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी, जनाब हमें जो जजेस हैं लोअर जुडिशरी के वो आरओज़ दिए जाएं, और वहाँ पेशावर हाई कोर्ट में भी ये गए हुए थे, और पेशावर हाई कोर्ट ने उस केस की जो समाअत है वो मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया है, और बल्ले का निशान इनके हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अब आता है जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा वाले मामले की तरफ कि उनकी करतार कुशी कैसे की जा रही है। कल मैंने अपने विलाग में तफसील से इस पर बात की थी, और मैंने बताया था कि जनाब 17 सितंबर को काजी साहब ने हल्फ उठाया था अपने ओहदे का चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, और 21 सितंबर को जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की उनकी तरफ से एक खत जाता है एविएशन को, हवाबाजी के सेक्रेटरी को, और उस खत के बाद वहाँ से एक लेटर जारी होता है कि जो जजेस हैं उनके जो बीवी बच्चे हैं वो जामा तलाशी से मुस्तस्ना होंगे, बॉडी सर्च नहीं होगा उनका। ये लेटर जारी होता है। लेटर जारी किए, ये जो लेटर है ये 12 अक्टूबर को जारी हुआ था। मैं ये कह रहा था कि ये इतने दिनों के बाद ये लेटर मंजर आम पर लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और उसकी 2 वजूहात मैंने जो बाज़ार नज़र आ रही थी कि ये कि कुछ कुव्वतें हैं जो चाहती होंगी कि इलेक्शन ना हो, तो वो काजी साहब ने वो जो रास्ता है उन कुव्वतों का वो बंद किया, और फिर शेड्यूल जारी करवाया इलेक्शन का। और दूसरा, फैज़ हमीद साहब को नोटिस जारी हुए हैं, हो सकता है कुछ लोगों को वो भी पसंद ना हो। तो अब इसकी जो तफसीलात हैं ये सुप्रीम कोर्ट से जारी हो गई है, ये साफ़ियों को भी जारी की गई है, और असल वजह जो है, असल वो ख़त लिखने की वजह वो भी मंजर-ए-आम पे है। अगर रजिस्ट्रार ने ख़त क्यों लिखा था, अब पीआरओ ने जो ख़त लिखा है ना, इससे बहुत सारी गिरहें जो हैं वो खुल गई हैं और शकूक-ओ-शुबहात दूर हो गए हैं। जबकि ये जो प्रोटोकॉल है जजों का और उनके बच्चों का, इससे मुतल्लिका जो अदारे हैं और जो शख्सियात हैं उनके किरदार पर एक सवालिया निशान भी खड़ा हो गया है। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि 66 दिन पहले ये खत जो है ये लिखा गया था रजिस्ट्रार की तरफ से 21 सितंबर को, लेकिन ये जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया जब 16 दिसंबर को तुर्किया जाते हैं तो उसके फौरन बाद ये खत जो है ये मीडिया पर मंजर-ए-आम पे आ जाता है। ये इतने दिन क्यों इसको छुपा के रखा गया, अचानक मंजर-ए-आम पर लाने की ज़रूरत उस वक्त क्यों पेश आई? इससे तासुर तो ये मिलता है कि काजी साहब अपनी अहलिया को साथ लेके जा रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी अहलिया की जामा तलाशी हो, तलाशी ली जाए उनकी। जबकि हकीकत ये है वो इस खत में लिख रहे हैं पीआरओ साहब कि जो बीवी बच्चों का कार्ड है इस्तिस्ना का, वो अभी तक मसूल ही नहीं हुआ। खत जारी हो गया है कि 12 अक्टूबर को जनाब ये लेटर पहुंच गया जनाब, जजों के जो बीवी बच्चे हैं उनकी तलाशी नहीं होगी, जमा तलाशी सामान की तो होगी। तो वो उसमें वो कहते हैं वो अभी तक जो कार्ड है वो मसूल ही नहीं हुए, एंट्री कार्ड जो होते हैं, पास जिसको कहते हैं, वो तो मसूल ही नहीं हुए। और वो कहते हैं कि जनाब काजी साहब की अहलिया जो है वो, आप कहते हैं सीसीटीवी फुटेज जो है उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं। काजी साहब की अहलिया जो हैं वो खुद जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है उनके एहलकारों के पास जाती हैं, और उनकी जो उनका क्यूबिकल है वहाँ उनकी तलाशी होती है, और ख़ातून जो है एहलकार वो उनकी तलाशी लेती है। ये नहीं है कि उन्होंने कहा जनाब वो तो लेटर आ गया, वो तो कहते कार्ड मिला ही नहीं था अभी, एक बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि जो काजी साहब हैं उन्हें जो वीआईपी लॉन्ज इस्तेमाल करने के उन्होंने रिक्वेस्ट की, जब वीआईपी लॉन्ज में चले जाएँ, उन्होंने कहा नहीं जनाब मैं ठीक हूँ, यहीं पे वीआईपी लॉन्ज उन्होंने इस्तेमाल नहीं की। और फिर जो ये एग्जेक्टिव होते हैं इनका मैंने कार्ड दिखाया था कल आपको, तो इनको लेमोजीन जो है
वो लेके जाती है जहाज तक। उन्होंने वो लेमोजीन भी इस्तेमाल नहीं की, और जो इनको बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है बड़ी महंगी सी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, वो लेने से भी इनकार कर चुके हैं। ये खत में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता रहा हूँ। तो फिर ये प्रोटोकॉल वाली बात तो खत्म होगी ना, कि ये प्रोटोकॉल चाहते थे अपना और अपनी बीवी का, यानी वो कहते हैं कि शायद ये भूखे हैं प्रोटोकॉल के। ये बंदा ही और किस्म का है, इनको अंदाजा ही नहीं। ये जो खत लिखा गया है ना, जो अब पीआरओ ने लिखा है, जो सवालात उसमें उठाए गए हैं, ये वो पुराने जजों की तरह नहीं कि उनके दिल में चोर होगा और वो खुफिया वारदातें डाल रहे होंगे। ये तो खुलखला के काम करने वाले बंदे हैं, और खुलखला के उन्होंने खत लिखवाया है। अब वो ये कह रहे हैं, जो पीआरओ साहब हैं, वो जो सैफ अंजम साहब जो हैं, जो सेक्रेटरी हवाबाजी हैं, और जो मेजर जनरल आसफ जा शाद साहब हैं, जो डीजी हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी के, उनको मुखातब करके कहते हैं कि भाई साहब, जो खत है रजिस्ट्रार का, आपको उसको भी ज़ाहिर करना चाहिए था कि वो खत क्या है। आपने वो खत ज़ाहिर किया ही नहीं, ये वाला आपने पब्लिक हो गया, आपने किया, ये किसने भी किया है, ये सामने आ गया ना। वो कहते हैं कि ये दिलचस्प इत्तेफाक है। हैरान कुन बात है कि उधर काजी साहब गए, उधर वो खत जो है वो बाहर आ गया। वो काजी साहब के जाने से नहीं, वो खत बाहर आना ही आना था, जो इलेक्शन का हुक्म दिया है उन्होंने, और कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, और फैज़ हमीद को जो नोटिस जारी हो गए हैं, वो नहीं चाहते कि वो पंडोरा बॉक्स खुले, वो हकायक सामने आए कौम के, फैज़ हमीद साहब वाले। तो बहरहाल उसमें जो खत है ना, वो कहते हैं वो खत भी मंजर आम पे लाना चाहिए था। वो खत जो है, जो रजिस्ट्रार ने लिखा था सेक्रेटरी एविएशन को, वो खत ये कह रहा है कि जनाब वाला, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो रिटायर्ड जज साहबान हैं, उनके जो बीवी बच्चे हैं वो मुस्तस्ना हैं जामा तलाशी से, बॉडी सर्च से। लेकिन जो हाजिर सर्वर जजेस हैं, उनके बीवी बच्चे जो हैं, उनको इस्तिस्ना हासिल नहीं है, वो मुस्तस्ना नहीं है। वो कहते हैं कि जनाब ये एक तजाद है, लिखा हुआ इसको। वो कहते हैं कि हम मुंतज़िर हैं कि इस तजाद को रिजॉल्व किया जाए। ये खाता है सिर्फ, ये नहीं कहा कि इनको दे। इसका उल्टा मतलब भी हो सकता है कि जनाब उनके भी ख़त्म करें। अब ये जो पीआरओ ने खत लिखा है, उसमें एक बात और उन्होंने लिखी है कि जनाब ये जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है उसको, और हुकूमत जो है उसको, जो सिक्योरिटी ब्रीच है उसकी कोई फिक्र नहीं है। ये एक बात लिखी है। इसका मतलब तो ये बनता है कि रजिस्ट्रार साहब का खत जो है वो इसलिए था कि जनाब सबकी तलाशी लें, तलाशी के बगैर जाने ना दें। ये जो फिक्र है, इसकी बुनियाद पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने इसके उल्ट कर दिया, और उन्होंने कहा जनाब ये जो हाजिर सर्वर जजेस हैं, अगर सवाल तो बनता है कि अगर साबिक जज साहबान जो हैं उनके बीवी बच्चे तलाशी से मुस्तस्ना हैं, तो हाजिर सर्वर जजों को ये, उनके बच्चों को ये सहूलत क्यों मुयस्सर नहीं है। सवाल तो बनता है, और सही सवाल है। लेकिन जो पीआरओ ने लिखा है उससे मुझे लग रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ना, साबिक जो चीफ जस्टिस और जज साहबान हैं, उनके बीवी बच्चों को भी ये नहीं होना चाहिए इस्तिस्ना, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि इनको हिफाजती इक़दामात की कोई फिक्र नहीं है, एयरफोर्स सिक्योरिटी जो फोर्स है उसको, और जो हुकूमत है। तो अब इसका मतलब मैं तो यही ले रहा हूँ, कल भी मैंने ये कहा था कि ये काजी साहब की किरदार कुशी की कोशिश है, उनको बदनाम करने की कोशिश है। और बदनाम क्यों किया जा रहा है, वो किसी की बात नहीं मान रहे होंगे। बहरहाल ये खत से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस की जो पोजीशन है वो तो क्लियर होती है, लेकिन इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये जो खत है ये बाहर कैसे आया, लीक कैसे हुआ, किसने किया, और काजी साहब की किरदार कुशी करके कोई ताकत जो है वो क्या मकसद हासिल करना चाहती है, कौन लोग हैं इसके पीछे। इलेक्शन डिले करवाने वाली पार्टियां हैं, फैज़ हमीद साहब के हैं, या पीटीआई वालों को भी काजी फायज साहब से बड़ी तकलीफ है, उनके लोग भी हो सकते हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। काजी साहब चुप करके बैठने वाले चीफ जस्टिस नहीं है, इसलिए नहीं है कि वो चोरी छुपे कुछ करते नहीं है,
जो भी करते हैं ओपन करते हैं। जब वो जज थे ना सुप्रीम कोर्ट के, उस वक़्त भी आपको पता ही है वो खत लिख दिया करते थे। चीफ जस्टिस को खत लिख देते थे, रजिस्ट्रार को खत लिख देते थे। जनाब ये क्या मैंने सोच लाया हुआ है, ये क्या आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। तो अब तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। अब वो कुछ लोग जो अगर समझ रहे हैं कि वो माज़ी के चीफ जस्टिस साहबान की तरह चुप करके बैठे रहेंगे, दम साध लेंगे, खामोशी इख्तियार कर लेंगे, ये ऐसे चीफ जस्टिस नहीं है, ना उन्होंने ऐसा करना है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।